सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारी चल रही है विजयी भव सीरीज मिशन 100 आउट ऑफ 100। और बच्चों, इस मिशन 100 आउट ऑफ 100 की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शायद मैंने एक शब्द यहाँ पर गलत बोल दिया, रिवाइज नहीं बाबा, यहाँ हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं आए हैं, जो सबसे पहली बार इस चैप्टर को समझने आए हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के साथ आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों को सुनकर आए हैं कि ये चैप्टर तो कभी समझ में आएगा ही नहीं, ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। बट तुम चिंता मत करो, इस लेक्चर के एंड होने के बाद तुम ये बात बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये चैप्टर बहुत टफ है। तुम तो ये कहोगे कि बल्कि ये चैप्टर तो बाकी चैप्टर से भी इजी लग रहा है, कि इसमें करना ही क्या है, सिर्फ समझना ही तो है और समझ के सारी चीजों को अपने आप यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस और अपनी समरी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठ जाइए। तो बच्चों, ये चैप्टर बेसिकली आपको क्या बताने वाला है? हम लोग जब पार्ट ए पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पूरे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करना है और वहां रहकर सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, तो चलो ये चीज तो तुम सीख चुके हो। लेकिन इन सभी चीजों को करने के लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन नया सेटअप करना है, उसको मैनेज करना है, उसको डे टू डे चलाना है, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है, सैलरी पे करनी है और भी बहुत सारे काम आपको ऑर्गेनाइजेशन में करने होते हैं। बट इन सभी कामों को करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तुम्हें, जिसके बिना बिजनेस कैसे चलाओगे? वो होता है पैसा। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप उसी पैसे को मैनेज करना सीखोगे कि बिजनेस हो तो मैनेज कर लोगे, लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसों की तुम्हें जरूरत है, उस पैसे को अगर तुमने ढंग से मैनेज नहीं किया तो भी तुम्हारा बिजनेस डूब सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको यही सिखाया जाएगा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। और बच्चे, जब हम यहाँ पे फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा वो हम बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं। हम किसी भी जो हमारे पर्सनल फाइनेंस है उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। और उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है बिजनेस लैंग्वेज के अंदर। इट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। तो बेटा अंडरलाइन कर लेना, कीवर्ड्स है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ये पहली बात हो गई इसके बारे में, एज वेल एज प्रॉपर यूसेज ऑफ फाइनेंस। तो अपनी समरी नोटबुक में लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पहचानने के लिए कीवर्ड्स लिखे हो सकते हैं ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और प्रॉपर यूसेज ऑफ फाइनेंस। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि देखो, सबसे पहली बात तो आप अपने बिजनेस को चलाने चाहते हो, तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो आपको पैसा मिलेगा कहां से आप उस फंड का अरेंजमेंट करोगे, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। और ऐसे नहीं कि ठीक है, तुम्हें अपने किसी फ्रेंड को एक पार्टी देनी थी, उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे 10,000 रुपए। अब तुमने देखा कि यार 10,000 रुपए कहाँ से मिल सकते हैं। 10,000 अपने दोस्त से भी ले सकता हूँ, मम्मी पापा से भी ले सकता हूँ, बड़े भाई बहन से भी ले सकता हूँ। चलो ले तो सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए अलग अलग सोर्सेज हो गए कि ठीक है यार यहाँ से पैसा मिल सकता है। पर दोस्त ने कहा कि भाई पैसा तो दूंगा, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। भाई यारी दोस्ती सब अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। तुमने कहा अच्छा यार चल भाई ठीक है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लियो, कोई बात नहीं, पैसे दे दे। फिर तुम कुछ पैसे अपने बड़े भाई बहन से मांगने के लिए, उन्होंने कहा भाई पैसा तो दे देंगे, पर चल ठीक है, तू अपना ही भाई है तो तू 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले ले। ये देखो, वहां भी पैसा ही सब कुछ हो गया, यहाँ भी अपने भी देखो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। फिर मम्मी पापा से पैसे मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा तुम अपने ही बच्चे हो तो चलो तुम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेना। भाई पैसे देने को हर कोई तैयार है तुम्हें, पर सबने रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग चार्ज कर रखा है। तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का मतलब है बच्चे कि आपको फंड रेस करना है एट मिनिमम कॉस्ट, जहां से आपको सस्ता पड़े वहां से आपको फंड रेस करना है। क्योंकि पैसे देने को तो आपको हर कोई तैयार हो जाएगा, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, अच्छा नाम कमा रखा है तुमने, तो पैसा देने के लिए तो तुम्हें हर कोई राजी हो जाएगा। पर तुम्हें हर जगह से लेना नहीं है, तुम्हें वहां से लेना है जहां से तुम्हें फायदा हो। ठीक है बच्चे, तो प्रॉपर प्रोक्योरमेंट में हम लोग दो चीजों के बारे में बात करते हैं। द डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड। सबसे पहले तो तुम ये देखोगे कि कहां कहां से पैसा मिल सकता है। दूसरा, these sources are compared in terms of their cost and associated risk। और उसके बाद आप कंपेयर करोगे कि अच्छा यहाँ से 10% मिल रहा है लेकिन रिस्क ज्यादा है, यहाँ 8% से मिल रहा है लेकिन थोड़ा रिस्क कम है,
यहाँ 5% से मिल रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा रिस्क कम है, तो कहाँ से लेना है, 5% पे लेना है, कम रिस्क पे। तो कंपैरिजन करोगे, रिस्क को देखोगे, कॉस्ट को देखोगे। ठीक, ये तो बात हो गई ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट की। अब ये थोड़ी कि तुम्हारे हाथों में बेशुमार पैसा आ गया तो तुम उसे कहीं पर भी उड़ाए चले जा रहे हो बिजनेस में, जहां जरूरत नहीं भी है वहां पर तुम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो। बच्चे, आपको उस पैसे से पैसा जनरेट करना है, आपको इस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल करना है कि अगर आपने 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाया है तो उसे किसी ऐसी जगह पर लगाओ कि रिटर्न 8%, 10%, 12% हो, ताकि आपका जो भी ब्याज है वो आपके रिटर्न से ही निकल जाए और आपके हाथ में कुछ प्रॉफिट भी आए। तो दैट मीन्स आपको उसका प्रॉपर यूसेज करना है। और जब ये दो काम सीख लोगे तो आप बन जाओगे फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि आप अच्छे से कर पाओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ गए मेरे सारे प्यारे बच्चे? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे वो क्या है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट और प्रॉपर यूसेज ऑफ फाइनेंस। इससे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, सोर्स ढूंढने हैं कि पैसा कहाँ से मिल सकता है, और जहां से कम कॉस्ट में और कम से कम रिस्क में मिलेगा वहां से हम फंड रेज कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलो अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सोचकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम यहाँ पर कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? उसके लिए एमए करो यूएसए, एमए करो यूएसए। और क्यों करो एमए यूएसए? क्योंकि इसमें छुपे हैं ऑब्जेक्टिव। बेटा जहां पर एम से मतलब क्या है, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ए से मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और उसके बाद यू से मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और एस से मतलब क्या है, सेफ्टी ऑफ फंड। ठीक है, अब कैसे ये ऑब्जेक्टिव हमें बता रहे हैं बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि अगर एक नंबर में, मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करते हुए लेकर चल रही हूँ, ठीक है, अगर एक नंबर में या कभी 3 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या बोला मैंने वर्ड, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो बच्चे वैसे तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर मेन ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपसे पूछा जाए तो आपने सिर्फ पहले वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, कि अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हूँ ना तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव तो बात की बात है, मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पता है क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया ना मेरे बिजनेस में मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है। अब इससे क्या मतलब होता है, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ से क्या मतलब होता है, अब ये रीजन असर्शन में भी घुमा के आ सकता है कि मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द अर्निंग पर शेयर, कि हमारी अर्निंग पर शेयर यानी कि शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर बढ़नी चाहिए। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर की मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। आप ये भी लिख सकते हो बच्चे, सारी चीजें लिखनी है आपको समरी नोटबुक में। इस चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट सारे इजी हैं, बट कुछ चीजें आपको हाथ से लिखनी है, वो हर चीज मैं आपको यहाँ लिख कर नहीं दे सकती, कुछ चीजें आपको खुद हाथ से लिखनी है, क्योंकि हाथ से खुद से लिखी हुई चीजें ना बच्चे दिमाग में स्टोर होती है, आपको याद रहेंगी, तो ये बातें लिखो। ठीक है, तो मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या होता है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर के जो शेयर्स है उनकी मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए, यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़नी चाहिए, कि आज अगर उन्होंने हमारी कंपनी में 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो हमें उस कंपनी के शेयर को 150 तक पहुंचाना है, 200 तक पहुंचाना है, तभी तो लोग पैसा देंगे ना हमें इस्तेमाल करने के लिए। अगर तुम उसके 100 के शेयर की प्राइस 80 करा दोगे तो भाई कोई तुम्हें पैसा नहीं देगा इस्तेमाल करने के लिए। लोग अपना पैसा तुम्हारे पास डुबाने के लिए थोड़ी लगा रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं ना बच्चे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। याद हो गया ना, याद करा दूंगी पूरा ये चैप्टर साथ साथ ही। ठीक है, और मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स और इंक्रीजिंग द अर्निंग पर शेयर। ठीक है, चलो ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें ये इंश्योर करना है कि फंड हमेशा हमारे पास अवेलेबल हो एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे एक बहुत अच्छा तगड़ा एकदम प्रोजेक्ट मिल गया, अब उस प्रोजेक्ट में मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अब यार मैं बिजनेस तो खोल के बैठ गई, मैंने प्रोजेक्ट के लिए भी हाँ कर दिया, बट मेरे पास 1 करोड़ रुपए है ही नहीं, मेरे पास 70 लाख रुपए तो है, 30 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। अब मैं सोचूं कि यार कहाँ से आएगा 30 लाख रुपए। एक बैंक आया हमारे पास, हेलो 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 मैम आपको पैसे की जरूरत है, हमें पता है 30 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा हाँ यार 30 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा 30 लाख रुपए मिलेंगे, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है बस आपको। मैंने कहा 30 लाख पे 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ने कहा हाँ मैडम आपको जरूरत भी तो है ना, और कोई आपको पैसे देने के लिए राजी भी नहीं हो रहा, हम दे रहे हैं ना, तो देखो 20% ही देना पड़ेगा। तो कहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हूँ मैं फिर बैठ के,
अगर मुझे इतना महंगे में फंड रेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ही रहे हो तो इस बात का ध्यान रखोगे कि फंड अवेलेबल हो, आपको पता हो कि फंड कहाँ से आ सकता है आपकी इमरजेंसी में, और वो फंड आपको रीजनेबल कॉस्ट में मिले, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे। ठीक, उसके बाद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी हम करेंगे। अब ये नहीं कि भाई जेब में पैसा आ गया तो ये उड़ाए चले जा रहे, उड़ाए चले जा रहे, चलो 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 खूब पैसा है हमारे पास, शो ऑफ करे चले जा रहे हो इधर उधर। नहीं बेटा, आपके पास पैसा आया, आप देखो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं उसमें से मोस्ट प्रोडक्टिव कौन सा है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, वहां हम पैसा लगाएंगे। ठीक, उसके बाद यस डेफिनेटली सेफ्टी ऑफ फंड, ऐसे ही जगह पर पैसा लगाना जहां तुम्हारा फंड सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि ज्यादा कमाने के लालच में तुमने यहाँ पर एक का डबल करने की सोची और 21 दिन बाद सब गायब, कंपनी गायब, सब कुछ हो गया, तुम्हारा हो गया काम, हो गई तुम्हारे तो फंड की सेफ्टी। ये सब चीजें नहीं करनी है, सेफ्टी ऑफ फंड मेंटेन रखना है। तो 4 ऑब्जेक्टिव है, पहला मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर फंड, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, तीसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और चौथा सेफ्टी ऑफ फंड। ठीक है बच्चे, चलो याद हो गई यहाँ तक सारी बातें। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ के जाना है, क्योंकि सीबीएसई में एक आधा क्वेश्चन कई बार ऐसा फंस जाता है जिसको बच्चा सोचता है कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी पढ़कर चलना है। बहुत ज्यादा मार्किंग के क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर में आपसे या 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, मतलब 6 नंबर लायक तो मुझे ये टॉपिक नहीं लगता है। चलो रोल देखो क्या है। सबसे पहला, द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप करते हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रोल रहता है। कि जब आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपके फिक्स्ड एसेट का साइज इन द सेंस ऑफ कि पहले आपके फिक्स्ड एसेट 50 लाख के थे, आपने एक बिल्डिंग खरीद ली 40 लाख रुपए की, तो आपके फिक्स्ड एसेट का साइज क्या हो गया, 90 लाख रुपए। ठीक है, प्लस ये उसका कॉम्पोजिशन चेंज करेगा। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आपके फिक्स्ड एसेट में पहले 4 मशीनें और 2 बिल्डिंग थी। ठीक है, अब आपके ये जो इन्वेस्टमेंट आपने अब करी है उसकी वजह से क्या हुआ, 4 मशीनें और 3 बिल्डिंग हो गई अब आपके पास, तो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, यानी कि कितनी कितनी वो सारे आप लोगों ने जो फिक्स्ड एसेट्स है वो कर रखी है। ठीक है, तो बच्चे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सॉरी। तो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है हमारा, अभी आगे पढ़ेंगे, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, कि आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आपके फिक्स्ड एसेट्स के साइज को उतने से ही बढ़ा देता है। या आपने अगर बेच भी दिया मान लो कोई अपना फिक्स्ड एसेट, तो तब भी आपका जो साइज और कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। क्वांटम का मतलब होता है बच्चों क्वांटिटी, है ना, कि आपके पास जो करंट एसेट्स है वो कितने हैं, और उसमें हम 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उसमें आपके पास कैश कितना है, जेब में कितने हरे हरे नोट है आपके पास, इन्वेंट्री स्टॉक कितना रखा हुआ है, और रिसीवेबल्स कितने, रिसीवेबल मतलब डेटर्स कितने हैं, बिल रिसीवेबल कितने हैं, यानी जहां से आपके पास पैसा आना है। अब ये डिसीजन हम लोगों को बहुत जरूरी लेना होता है, क्योंकि हमें पता रहेगा ना कि हमारे पास लिक्विड मनी कितनी है, पैसों का फ्लो कितना हो रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हम आगे का अपना काम करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन जो है वो आपके करंट एसेट्स को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन भी लेते हैं जिसकी वजह से इन चीजों पर भी फर्क पड़ता है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज्ड। अब आपको जो पैसा लंबे समय के लिए भी चाहिए होता है और कम समय के लिए भी चाहिए होता है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कितना कितना पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर लॉन्ग टर्म अगर आपने लिया है तो लॉन्ग टर्म का भी ब्रेकअप। अब बार बार ब्रेकअप सुन के भाई तुम अपनी ब्रेकअप स्टोरी याद मत करना, बिल्कुल मत चले जाना दूसरे जोन में। यहाँ ब्रेकअप का मतलब होता है क्या, डिवाइड करना। ठीक है, किसमें, कि डेट कितना लिया और इक्विटी। डेट मतलब बाहर की उधारी कितनी है आपकी, कर्जा कितना है, इक्विटी मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हुई है, तो ये आप देखोगे। उसके बाद जितने भी आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो भी अफेक्ट होती है। जैसे कि आपने मान लो वही एसेट खरीदा है, आपने मशीन खरीदी, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। आपने कहीं से लोन ले लिया मान लो किसी बैंक से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भरोगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके का कोई खर्चा कर रहे हो, है ना, आपने कोई खर्चा किया तो खर्चे सारे कहाँ लिखे जाते हैं आपके बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, यानी कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कह सकते हो कि आपके बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल डिसीजन।
अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जिसको हम 3 कैटेगरी में बच्चे डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक, और इन्हीं तीनों को हमें ध्यान से पढ़ना है। इन तीनों डिसीजन में से एक डिसीजन का क्वेश्चन 6 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ज्यादातर डिविडेंड डिसीजन पूछा जाता है, बहुत बार डिविडेंड डिसीजन पूछा गया है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फोकस तो खैर हम पूरे चैप्टर पे कर रहे हैं, बट जैसे होता है ना कि यार जब हम चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं तो किसी एक टॉपिक को हमने ज्यादा ध्यान देना होता है, तो डिविडेंड डिसीजन पे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लॉजिकली समझा, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है भाई, हमें ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, जितना चल रहा है उतना ही चलाओ। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कहीं पे पैसा लगाना। अब हम बिजनेस में पैसा कहाँ लगाते हैं? हम बिजनेस में 2 जगह पैसा लगाते हैं, एक हमारे करंट एसेट पे, एक हमारे फिक्स एसेट पे। करंट एसेट्स कौन से? वो जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिक्स एसेट कौन से? जहां पर हमने लंबे समय के लिए पैसा लगाया है ना, मतलब अपने बिजनेस में हम पैसों का इन्वेस्टमेंट अपनी 2 रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। एक रिक्वायरमेंट हमारी थोड़ी लंबे समय के लिए और एक रिक्वायरमेंट हमारी थोड़ी कम समय के लिए, तो बस इसी को ही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? हाउ द फर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, कि फर्म का पैसा अलग अलग एसेट्स में कैसे लगा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अब बच्चे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के नाम क्या क्या है यहीं पे बता देती हूँ, पीछे भी बताऊंगी। लॉन्ग टर्म वाले डिसीजन को हम लोग यहाँ कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म वाले डिसीजन को क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वहीं पे शॉर्ट टर्म वाले को कहते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। जितनी भी चीजें मैं लिख रही हूं मेरे प्यारे बच्चों, समरी नोटबुक में लिखते जाना, इसीलिए लिख रही हूं, अदरवाइज मैं भी बिना लिखे काम चला सकती हूँ। ठीक है, आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब बच्चे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि हम एक या तो पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए या हम पैसा लगा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग जरा लॉन्ग टर्म वाले को समझते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप क्यों लगाते होगे। आपको कोई नई मशीन खरीदनी होगी, आपने अब ब्रांच अपना ओपन कर रहे हो, या आपने कोई नया फिक्स्ड एसेट खरीदा, पुराने वाले को बेच दिया और अब नया एक खरीद लिया। ठीक है, इसलिए कर रहे हो। अब ये किस तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट करता होगा? भाई मान लो आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख इतना पैसा आप लगा रहे हो, तो ये आपके बिजनेस की वर्ड्स है कैपिटल बजटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। कीवर्ड्स ये सारे सब पता होने चाहिए आपको। ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। आप कहीं पर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, अब उसी से आपकी प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी, उसी के हिसाब से आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस आएगी, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, आपके साइज ऑफ एसेट को अफेक्ट करेगा, है ना। अभी बताया ना मैंने साइज का मतलब क्या होता है कि पहले आपके पास 1 करोड़ के एसेट थे, आपने 1 करोड़ और इन्वेस्ट कर दिया तो 2 करोड़ के एसेट हो गए। आपके एसेट्स का साइज चेंज होगा। आपके बिजनेस की कॉम्पिटिटिवनेस कि कितने स्ट्रांगली अब आप यहाँ पे काम कर पा रहे हो, कितने स्ट्रांगली आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस आपकी स्ट्रेंथ ये रिप्रेजेंट करेगा, और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि कहीं पे नई ब्रांच खोलना, मॉडर्नाइज करना, एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को, नया कोई एसेट खरीद लेना। ठीक, और यहाँ पर कैसे अफेक्ट करेगा? अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस को शो करेगा, और हमारे बिजनेस के साइज ऑफ एसेट्स को भी ये अफेक्ट करेगा। ठीक, वहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन मतलब ऐसा पैसा जो वर्किंग रहने के लिए जरूरी है, ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जरूरी है। हमारा राजू 5,000 रुपए लेकर आया घर से, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए तो उसने बाकी सब सामान में लगा दिए जो उसको चाहिए थे अपने स्टॉल को लगाने के लिए, 2,000 रुपए अपनी जेब में रख के बैठा था। मैंने कहा राजू ये 2,000 रुपए तुम अपनी जेब में रख के क्यों बैठे हो? तो राजू ने मुझे समझाया कि ऐसे बिजनेस पढ़ाती हो क्या तुम बच्चों को, तुम्हें नहीं पता कि 2,000 रुपए का मैंने क्या करना है। ये सिर्फ एसेट्स खरीद के रखे हैं, अभी अपने बिजनेस को चलाने के लिए रोज मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, रोज मुझे रॉ मटेरियल लेकर आना होगा, तो इस सब का खर्चा मैं कहाँ से करूंगा? तो अपनी जेब में पैसा रखना पड़ता है डेली बिजनेस को चलाने के लिए, और तुम्हें पता है इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये वही वर्किंग कैपिटल है बेटा कि जहां पर
आप उस पैसे को इस्तेमाल करोगे अपने डे टू डे के बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे कि कैश के बैलेंस को मैनेज करना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, रिसीवेबल्स, भाई आज उधार दिया है पता नहीं कब पैसा आएगा, है ना, तो अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करना। ये किसको अफेक्ट करता है? कीवर्ड वर्किंग कैपिटल के लिए, हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी, कितना हमारे पास पैसा रहता है हमारी जेब में, डे टू डे वर्किंग को, और ये भी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है। मेन वर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिक्विडिटी से ही आप पहचान जाओगे, ठीक है। चलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लियर हो गया। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन अगर गलत लोगे ना तो तुम करोगे क्राई, और पता है क्राई की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, मैंने लिखी है CRI, और तुम्हें भी यही लिखनी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसी में हमारे सारे फैक्टर्स हैं, जहां पर C से मतलब है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, R से मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, और I से मतलब है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, ठीक है। तो जब भी हम लंबे समय के लिए बच्चे पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। कैसे? सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लो राजू मेरे पास आया ये कहने के लिए कि मैम थोड़ा सा मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है राजू, बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसने कहा आप मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरी तरफ से मेरे पास आया श्याम, उसने कहा कि आप भी मेरे बिजनेस से पैसा लगा सकते हो, जब राजू के में लगा रहे हो तो मेरे बिजनेस से भी लगा लो। मैंने बोला कि बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। उसने कहा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है यार, दोनों 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास है ही 1 लाख रुपए। अब या तो मैं राजू के बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाऊंगी या शामू के बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाऊंगी, कहाँ इन्वेस्ट करूं? मैंने कहा अच्छा ये बताओ कैश फ्लो कैसे होंगे मेरे। कैश फ्लो मतलब, मैंने कहा ये बताओ ना कि ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का मेरी जेब में पैसा वापस कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ पर मुझे राजू ने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आपकी जेब में 1,20,000 रुपए आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। यही बात मैंने श्याम से पूछी। मैंने कहा श्याम 1 लाख रुपए अगर मैं आज लगाती हूँ तो मुझे अगले 5 साल में तुम कितने पैसे दे दोगे? उसने कहा आपकी जेब में अगले 5 नहीं, अगले 4 साल में आपकी जेब में 1,50,000 होंगे। मैंने कहा अच्छा पक्की बात? उसने कहा पक्की बात। मैंने कहा ठीक है, डील डन, 1 लाख रुपए तुम्हारे, ये लो। तो मैंने क्या चेक किया? मैंने चेक किया कैश फ्लोज। अब कैश फ्लोज का मतलब इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है, कि अगर आज मैं 1 लाख रुपए कहीं पर लगा रही हूँ तो कल को मेरे पास कितने पैसे आने वाले हैं उस 1 लाख के बदले में, और कितने साल में। दोनों ही जगह पर 1 लाख रुपए की जरूरत थी, दोनों ही जगह से आउटगोइंग 1 लाख की थी, लेकिन इनकमिंग की अगर मैं बात करूं तो एक जगह पर 5 साल में जाकर 1,20,000 मिल रहे थे और एक जगह पर 4 साल में 1,50,000। तो मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना जरूरी समझा? शाम के बिजनेस में। तो बेटा ये हमारा सबसे पहला फैक्टर है कि कोई भी अगर आप प्रपोजल यहाँ पर एक्सेप्ट करने जा रहे हो बिजनेस के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो उसके लिए आपको ये चेक करना है कि रिसीट्स और पेमेंट कैसे कैसे आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आते हैं रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न। दो तरीके के फिर से बिजनेस प्रपोजल हैं, ए प्रपोजल बी। एक प्रपोजल से मिल रहे हैं 12% का रेट ऑफ रिटर्न, दूसरे से मिल रहा है 10% का रेट ऑफ रिटर्न। तो कहाँ करेंगे? 12% में इन्वेस्ट करेंगे। रिस्क पूछा तो रिस्क भी दोनों जगह पर सेम था, तो रेट ऑफ रिटर्न भी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले। उसके अलावा हम कुछ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी यहाँ पे देखते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। जब तुम थोड़े से और बड़े बच्चे होगे ना, अभी तो तुम 12th तक आ गए हो तो तुम अभी भी बड़े बच्चे हो, लेकिन जब और थोड़े से बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, और अगर कॉमर्स की फील्ड में थोड़ी और आगे जाओगे, कल को चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, उसका अगर कोर्स करते हो तुम, या BBA वगैरह करते हो, BCom वगैरह करते हो, तो वहां तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और उसमें ही एक चैप्टर होता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो वहां तुम्हें समझाया जाएगा कि किसी भी बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले, उसको एक्सेप्ट करने से पहले कितने तरीके की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो वहां तुम्हें समझ में आएगा कि हम कौन कौन से क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश फ्लोज कितनी है, रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उसके बाद IRR कितनी आ रही है। तो वो सारी चीजें तुम वहां जाके सीखोगे। तो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि हमें कौन से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो, अब उसके बाद बच्चे इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हो गया, अब आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन पे। फाइनेंसिंग डिसीजन का यहाँ पर मतलब होता है कि देखो यार, तुम पैसा इन्वेस्ट तो चलो कर ही लोगे, पैसा आएगा कहाँ से?
कहाँ से आएगा पैसा? तो फाइनेंसिंग डिसीजन यही बताता है कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो राजू साहब, और राजू साहब हमें ये बताओ कि जब भी तुम्हें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? उसने कहा मुझे इतना तो पता है कि पैसा 2 जगह से आ सकता है। हमने पूछा उससे कहाँ से? उसने कहा डेट या इक्विटी। हमने कहा शाबाश, तुम्हें तो बहुत समझदार हो। अब ये बताओ कि डेट ज्यादा लोगे या इक्विटी? उसने कहा ये पता लगाने के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बस फाइनेंसिंग डिसीजन यही बताता है कि आप यहाँ पर कितना फंड रेस करना चाहते हो, आप डेट से कितना फंड रेस करोगे और इक्विटी से कितना फंड रेस करोगे। ठीक है बच्चे, तो देखिए जरा, इट डील्स विद द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। की लाइन है हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन को आइडेंटिफाई करने की। क्वांटम मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ फंड आप यहाँ पे रेज करोगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो ध्यान रखना कि फाइनेंसिंग डिसीजन सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज के बारे में ही बात करता है, और उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डेट और इक्विटी। या तो उधारी है या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। ठीक, सो इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस विल बी obtained from the various long term sources, कि जितना ही पैसा बिजनेस को जरूरत थी अपने बिजनेस के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, उसमें से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना पैसा आया है बेसिकली वो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, चलो बच्चों अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि देखो राजू को पैसों की जरूरत तो है, अब पैसे लेने के 2 सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी, दोनों से ही फंड ले सकता है, पर कहाँ से ज्यादा और कहाँ से कम डिसीजन इस बारे में लेना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए उसके सामने कुछ फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं? फिक्स फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ कैश फ्लो के रिस्क को कंट्रोल करो। और हर एक यहाँ पर आपको जो वर्ड दिख रहा है, जो आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, वो आपका एक फैक्टर है, और मैंने हर एक फैक्टर को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है कि आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो समरी नोटबुक में पहले ये मेमोरी ट्रिक लिखना, फिर जैसे लिखा है फिक्स, तो फिक्स्ड के लिए क्या करना है आपको? फिक्स्ड के आगे लिखना है इस तरीके से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर लिखा है फ्लोटेशन, तो आपको ऐसे लिखना है फ्लोटेशन कॉस्ट। आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी समरी नोटबुक में जो पॉइंट्स हैं वो एक साथ लिखने हैं, ताकि एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी रहे। ठीक है बच्चे, मैंने बुक के हिसाब से सारे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आप मेमोरी ट्रिक के हिसाब से लिखना। ओके, चलो अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट। अब बेटा कॉस्ट ना अलग अलग तरीके की है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, हर एक कॉस्ट का जो मतलब है वो अलग अलग है। सबसे पहले इस वाले कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप कहीं से पैसा ले रहे हो तो वो पैसा आपको कितने में पड़ रहा है। चलो राजू से समझते हैं इस बात को। आपको तो पता है ना हमारा राजू, आपको पता है राजू बहुत अमीर इंसान है, बहुत अमीर इंसान। अब राजू अपना अमीर बंदा इतना बिजनेस चला रहा था, और बिजनेस को चलाते चलाते उसको 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। अब राजू सोच रहा है कि यार पैसा कहाँ से आए। उसने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ से पैसा मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है। तो उसने ये देखा कि एक तो बैंक है जो पैसा बांट रहा है, और ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं अपने बिजनेस के अगर शेयर्स बेच दूं, तो है ना, शेयर्स इशू कर दूं तो भी तो पैसा मेरे पास आ सकता है। यानी कि या तो मैं डेट की तरफ जा सकता हूँ या फिर मैं इक्विटी की तरफ जा सकता हूँ, पर कहाँ से ज्यादा पैसा लूं और कहाँ से कम ये भी तो डिसाइड करना है। तो उसने देखा कि बैंक अगर मेरे को पैसा देता है तो बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो बैंक ने कहा कि राजू साहब हम आपको पैसा दे देंगे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसने कहा ठीक है। शेयर्स का उसने देखा कि शेयर्स पे क्या देना होता है, उसने कहा डिविडेंड। अब डिविडेंड कितना पड़ जाएगा देने के लिए, तो उसने सारी कैलकुलेशन करी और पता चला कि 12% पे। तो उसने देखा कि अच्छा, यानी कि अगर इक्विटी की तरफ जाऊंगा तो 12% का खर्चा होगा, और अगर डेट की तरफ जाऊंगा तो 10% का खर्चा होगा। तो कौन सा मेरे लिए ज्यादा महंगा है? मेरे लिए महंगे हैं शेयर्स। तो फंड ज्यादा कहाँ से रेस करना चाहिए? फंड ज्यादा रेस करना चाहिए डेट से। तो बेटा कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपने पैसा लिया है उस पैसे को जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस्तेमाल करने की कितनी कीमत आप चुका रहे हो बेसिकली, वो उसकी कॉस्ट है। तो राजू ने डिसाइड किया कि 40 लाख रुपए यहां से ले लेंगे और 10 लाख रुपए यहां से, यानी कि जो भी सोर्स हमारे लिए सस्ता होगा उसको हम ज्यादा रखेंगे, और जो सोर्स हमारे लिए महंगा होगा उसको हम या तो अवॉइड करेंगे या वहां से फंड कम रेज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया कॉस्ट क्या होता है? तो बेटा द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड डिफरेंट फ्रॉम सोर्सेज टू सोर्सेज, ये अलग अलग हो सकता है। द चीपर सोर्स शुड बी सिलेक्टेड, ये है हमारे लिए डिसीजन मेकिंग पॉइंट कि किस बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे कि जो भी सस्ता होगा वहां से हम लोग फंड रेज कर लेंगे। बट ऐसा जनरली देखा जाता है कि जो डेट होते हैं वो सस्ते ही पड़ते हैं, क्योंकि इक्विटीज में जनरली हमें ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है।
उसके बाद बात करें अगर रिस्क की, अब राजू ने कहा कि चलो ये तो कॉस्ट की बात हो गई, अगर मुझे रिस्क देखना है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ रिस्क को लेकर है कि खतरा कहाँ ज्यादा है, तो उसने खतरे के लिए भी फिर दोनों तरफ देखा कि मैं डेट की तरफ जाऊं या इक्विटी, यानी कि वही बैंक वैंक से पैसा लूं या फिर शेयर्स से थोड़ा सा फंड रेज कर लूं। तो उसने देखा कि अगर रिस्क में क्या है कि अगर मैं बाहर से उधारी लेता हूं तो दो चीजें होंगी, एक तो एक समय के बाद मुझे पैसा वापस करना ही करना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ेगा, 50 लाख रुपए वापस करने ही पड़ेंगे, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हर बार ही हमें इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ रहा है। बट वही चीज अगर मैं इक्विटी में देखूं तो इक्विटी में तो प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं होता है तो डिविडेंड भी नहीं देना पड़ता, या प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। लेकिन डेट के केस में उन्हें हमारे प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा बिजनेस चले ना चले हमें तो उन्हें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो रिस्क के टर्म्स में देखो तो डेट ज्यादा रिस्की लग रहा है, तो ऐसे में इक्विटी से फंड रेज करना ज्यादा आसान है। तो बस ये होता है डिसीजन लेने का तरीका। तो देखो रिस्क जो है वो भी हमारा अलग अलग होता है हर सोर्स के हिसाब से। बोरोड फंड में जनरली ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेगुलरली पे करना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी एक टाइम के बाद वापस करना है। तो ऐसे में हम ना इक्विटी की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहां पर जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कम रहता है। ठीक, चलो उसके बाद बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट की। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है बहती हुई कॉस्ट। अब बहती हुई कॉस्ट का मतलब पता है क्या है? बहता हुआ पैसा, कि भाई कई बार कहीं से फंड रेज करने के लिए कुछ पैसा बहाना पड़ता है। मतलब ये कि फिर से हमारे राजू को पैसों की जरूरत पड़ी, राजू का बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा था और बार बार उसे पैसों की जरूरत पड़ रही थी, और इस बार तुम्हें पता है राजू को 10 करोड़ रुपए चाहिए थे। अब 10 करोड़ रुपए इतने आसानी से कैसे मिलने वाले थे? तो राजू ने बैंक का एक एजेंट पकड़ा और उसको थोड़ा सा अपनी बातों में घुमाया और उसको टेबल के नीचे से 1 लाख रुपए पकड़ाए कि सुन भाई, तू मेरे 10 करोड़ रुपए का लोन जो है वो पास करवा दे, अप्रूव करवा दे बैंक से, 1 लाख रुपए तेरी कमीशन है, और बाहर तेरे को आज मैं पार्टी पे भी लेकर जाऊंगा और मस्त मजे करके आएंगे। तो ये जो राजू पैसा बहा रहा है ना, क्यों बहा रहा है? ये वो रास्ता जो बना रहा है ना 1 लाख रुपए देकर, वो कहां तक जाने का रास्ता बना रहा है? 10 करोड़ तक। तो बेटा ये जो 10 करोड़ लेने के लिए उसने 1 लाख रुपए भरे ना, इसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब शेयर्स में अगर मैं बात करूं तो शेयर्स में क्या हो सकता है? भाई शेयर्स इशू कर रहे हो, तुम कह रहे हो हमारी कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, शेयर बिक रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ले लो। क्या माइक लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट करोगे? नहीं, प्रोस्पेक्टस बनता है, इनविटेशन जाता है, बैंकर्स रखे जाते हैं, अंडरराइटर्स आते हैं, उनको कमीशन देनी होती है और बहुत सारा खर्चा होता है। तो शेयर्स इशू करने से पहले आप कुछ खर्चा कर रहे हो ताकि आपके पास पैसा आ सके, ये सब फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो बेटा ये भी हम लोग कई बार कंसिडर करते हैं कि किसी फंड को लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कॉस्ट थी इस्तेमाल करने का खर्चा, फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको लेने का खर्चा, कि आपकी जेब में आ जाए वो पैसा, उसके लिए पहले आपकी जेब से कितना पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट है वो पैसे मिल जाने के बाद आपको भरनी है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट पहले ही भरनी होती है। ठीक है, सो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग द सिक्योरिटी। अब क्या क्या होता है? जैसे कि ब्रोकर की कमीशन हो सकती है, अंडरराइटर की कमीशन हो सकती है, प्रोस्पेक्टस छपते हैं उसका खर्चा होता है। तो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव इज द सोर्स। जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी वो सोर्स हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं होगा, और फ्लोटेशन जो कम होती है कॉस्ट, ये ज्यादातर डेट में ही कम होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यही लिखेंगे कि जहां सबसे कम होगी हम उस तरफ जाएंगे। उसके बाद आता है बेटा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब तुम्हारी जेबें कितनी भरी हुई हैं, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की तिजोरियां कितनी भरी हुई हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना तगड़ा है, उसके हिसाब से डिसाइड करो ना। अब देखो कैश फ्लो की पोजीशन तुम्हारी दो तरीके की हो सकती है, मैं कहूंगी स्ट्रॉन्ग और नॉट स्ट्रॉन्ग। भाई मान लो हो सकता है कि तुम्हारे गल्ले भरे पड़े हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा है, तुम्हारी जेबें खूब पैसों से भरी हुई है, तो ऐसे में अगर तुम उधारी लेते हो, डेट की तरफ जाते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम डेट ज्यादा और इक्विटी कम लोगे तो तुम सेफ हो। क्यों? क्योंकि देखो डेट के साथ हमेशा दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि एक समय के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है और इंटरेस्ट तो देते ही रहना है। पर अगर तुम्हारी जेब में पैसा अच्छा है तो तुम्हें इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब तुम्हारे बैंक बैलेंस से पैसा ज्यादा रहा है, उसमें आता कम है, कई बार ऐसा हो जाता है जेब में पैसा ही नहीं होता, बिल्कुल खाली हो जाते हो, और खाली वाले टाइम पे अगर डेट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं भरा
तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले ही देख लेना कि जेब में पैसा कैसे आता जाता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई स्ट्रांग नहीं है कैश फ्लो पोजीशन, तो ऐसे में डेट कम लेना चाहिए और इक्विटी पे ज्यादा आप लोग रिलाय कर सकते हो। ठीक, उसके बाद फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि देखो हमारे ना कुछ खर्चे फिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस को ऑपरेट करते टाइम कुछ खर्चे में करने ही पड़ते हैं, ये हमारे होते ही होते हैं ये खर्चे। अब ऐसे में अगर तुम डेट ले लोगे तो तुम्हारे ऊपर एक और खर्चा आ जाएगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज आ जाएगा। क्या? इंटरेस्ट का। तुम ऑलरेडी एक रेंट भरते हो हर महीने, वो तुम्हें भरना ही पड़ता है। तुम इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, तुम्हें भरना ही पड़ता है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको तुम नहीं अवॉइड कर सकते। ऊपर से तुमने कर्जा लेकर और एक फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस ला दिया अपने बिजनेस पे, तो भाई बिजनेस खतरे में आ जाएगा ना। तो बेटा अगर आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हाई है तो ऐसे में आपको डेट कम लेना चाहिए, इक्विटी ज्यादा। बट अगर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो ऐसे में आप डेट ज्यादा ले सकते हो और इक्विटी कम। ठीक है, तो अगर ज्यादा है तो लोअर डेट हम आपको प्रेफर करेंगे। ठीक, उसके बाद आता है बेटा कंट्रोल कंसिडरेशन। अब कंट्रोल कंसिडरेशन से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम लोग डेट की तरफ जाते हैं ना, अगर हम लोग डेट की तरफ जाते हैं यानी कि बाहर की उधारी लेते हैं, तो बाहर वाले को ना हमारे बिजनेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा उसे मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि भाई 5 साल के लिए तुमने उसका पैसा लिया, 5 साल बाद पैसा वापस कर देना और 5 साल तक उसका इंटरेस्ट भरते रहना। वो झांक के नहीं देखेगा तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बैंक में पैसा आ जाता है हर महीने इंटरेस्ट का, 5 साल बाद तुम उसका पैसा वापस कर दोगे, बस उसे कब तकलीफ होगी जब तुम पैसा वापस नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे, वरना उसे कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर अधिकार नहीं जमा सकता, तुम पैसा नहीं भी दोगे वो तब भी नहीं जमा सकता, तब भी पहले वो लीगल कुछ करेगा एक्शन। ठीक है, बट अगर तुम इक्विटी पे जाते हो, इक्विटी का मतलब होता है भाई आप अपनी कंपनी की ऑनरशिप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट वो लोग कर सकते हैं, यानी कि आपके बिजनेस में दखलंदाजी हो सकती है। तो अब ये तुम्हें सोचना है, अगर तुम कंट्रोल किसी के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो तो इक्विटी ज्यादा ले लो, बट अगर तुम्हें अपने बिजनेस में पूरा कंट्रोल चाहिए, तुम नहीं चाहते कि ऑनरशिप अब किसी और के हाथ में जाए, तो उस केस में डेट ज्यादा ले लो। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर फुल कंट्रोल चाहते हैं तो फाइनेंस वो फिर बोरोड फंड से ही लेंगे, बट अगर वो डाइल्यूट करना चाहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ कंट्रोल शेयर करने में, तो इक्विटी यूज की जा सकती है। ठीक है बच्चे, आखिरी पॉइंट क्या है इसका, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। भाई कैपिटल मार्केट कैसे चल रही है, कैपिटल मार्केट में मौज हो रही है क्या हो रहा है? तो कैपिटल मार्केट में बेटा 2 फेजेस होते हैं, बूम और डिप्रेशन। बूम फेज को बोलते हैं हम लोग बुलिश फेज, क्या बोलते हैं, बुलिश, और डिप्रेशन पीरियड को हम लोग बोलते हैं बियरिश। लिख लेना बच्चे ये दोनों कीवर्ड्स। ठीक है, बुलिश का मतलब होता है जब शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है। शेयर प्राइस क्या हो रही होती है बेटा, शेयर प्राइस बढ़ रही है, मतलब तुम्हारा 100 का शेयर 150 में बिक रहा है, 300 में बिक रहा है, तो ऐसे में शेयर्स बेचने में फायदा है ना, तो इक्विटी से ज्यादा पैसे लेंगे, डेट से कम लेंगे क्योंकि फायदा हो रहा है। बट बियरिश फेज का मतलब क्या है कि आपके शेयर्स की प्राइस जो है वो मार्केट में कम हो रही है, तुम्हारे 100 के शेयर के 80 रुपए मिल रहे हैं, अब ऐसे में शेयर बेच के क्या फायदा हो रहा है तुम्हें, और नुकसान हो रहा है ना, तो ऐसे में डेट को ज्यादा प्रेफर करो और इक्विटी को कम। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे लिख लेना। ठीक है, स्टॉप करके अगर लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है स्टॉप करो, लिख लो पहले। ठीक, चलो फाइनेंसिंग डिसीजन भी क्लियर हो गया, अब आते हैं डिविडेंड डिसीजन की तरफ। अब बच्चे मैं डिविडेंड डिसीजन की बात करूं तो डिविडेंड डिसीजन में क्या करना होता होगा, देखो नाम से काम समझो तो ही तुम इसको लॉजिकली पढ़ पाओगे। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कि देखो मेरे पास ना एक प्रॉफिट आता है, पहली बात तो डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स को देखो हमारे बहुत अपने होते हैं, बहुत अपने, वो कहते हैं कि अच्छा हमें पैसा देना है, कोई बात नहीं आप एक काम करो, पहले आपके बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं सब कर लो, सारे खर्चे दे डालो, बाहर वालों को जितना जितना पैसा देना है ना आप सब दे दो, फिर आ जाना हमारे पास। तो हम सारे खर्चे करके आ गए उनके पास प्रॉफिट लेके, उन्होंने कहा अच्छा सारे खर्चे कराए हो, वेरी गुड, अब आपको कुछ टैक्स भी तो भरना होगा ना, जाओ पहले टैक्स भी भराओ, गवर्नमेंट को भी निपटा दो, अरे हम तो घर के बंदे हैं कोई बात नहीं, हम तो बाद में ही पैसा ले लेंगे, तो जाओ पहले टैक्स भरी आओ। तो टैक्स भी भरी आए भाई, अब नेट प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, अब बैठ के डिसाइड कर रहे हैं क्या
कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा ये बेचारे मासूम शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एज अ डिविडेंड, और कितना हिस्सा कंपनी अपने गुल्लक में जोड़कर रखेगी एज अ सेविंग, एज अ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द फ्यूचर यूज। कि मान लो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, अब उस 10 लाख रुपए में से सोचना है कि क्या सारा हम डिविडेंड बांट दें, या सारा हम सेव करके रख लें, या फिर 10 लाख में से 4 लाख का डिविडेंड दे देते हैं, 6 लाख रुपए सेव कर लेते हैं। तो ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, ये जो तुम सोच विचार कर रहे हो, इसी को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो जरा डिविडेंड डिसीजन को ध्यान से समझो क्या है। इट रेफर्स टू द डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर टैक्स। हो सकता है भाई तुमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए, वहां बिफोर टैक्स लिखा हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टैक्स कौन सा होगा यहाँ पर, आफ्टर टैक्स। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर टैक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, कि कितना हमें एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज, और कितना हमें रिटेन करना है फ्यूचर यूज के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। ठीक, चलो अब इस डिसीजन को लेते टाइम भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और तो पता है ये डिसीजन को ध्यान में रखने के लिए दो सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं। 2 सीए 4 साल से लीगल टैक्स की ग्रोथ देख रहे हैं। पता है क्यों? इसमें सारे फैक्टर्स है। तो 2 सीए का मतलब है कि 2 पॉइंट तो सी से स्टार्ट होते हैं, 2 पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं, 4 पॉइंट एस से स्टार्ट होते हैं। मैंने सबके सामने वो लिखा हुआ है। लीगल से 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट टैक्स से है, 1 पॉइंट ग्रोथ से है। ठीक है, तो अपने आप मैनेज करना है, अपने आप बनाना है, ताकि आप उसी प्रकार से याद कर पाए। ठीक है बच्चे, चलो हमारे सामने अब पहला पॉइंट आया अमाउंट ऑफ अर्निंग का। अब बेटा अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या है? तुम्हें लोगों को पैसा देना है, वो कहाँ से दे रहे हो? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट मतलब अर्निंग। अब ये अर्निंग तुम्हारे पास 2 तरीके की हो सकती है। एक अर्निंग जो तुम्हें अब हुई इस साल, और एक अर्निंग जो तुम्हारी पहले की भी बची हुई रखी होगी। अब वो अमाउंट ऑफ अर्निंग देखो, जब मैं अमाउंट की बात करूंगी तो अमाउंट का मतलब होता है जेब में पैसा कितना है, पहले का पैसा और अब के पैसे को मिलाकर जेब में कितना पैसा है, दैट इज अमाउंट। तो अगर वो अमाउंट बढ़ चढ़कर है, तुम्हारे पास गड्डियां हैं खूब सारी, तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं गड्डियों की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। अगर वो तुम्हारे पास बहुत सारा है तो भाई अपने शेयर होल्डर को खुश रख लो ना, तुम्हें पैसा दे रहे हैं वो, तो ज्यादा डिविडेंड दे दो। मतलब कि अगर कंपनी के पास हाई और स्टेबल अर्निंग है तो वो हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे सकती है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कहां से दिया जाता है? करंट और पास्ट अर्निंग से। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। इसलिए बोल रही थी कुछ शब्दों पे ध्यान दो। ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब टोटल पैसा, पैसा कितना है जेबों में, कितनी गड्डियां हैं तुम्हारे पास। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है वो गड्डियां कब तक रह पाती हैं, कब कब आती हैं वो गड्डियां, कब कब जाती हैं। यानी कि आपकी अर्निंग की स्टेबिलिटी क्या है। ऐसा होता है क्या कि कभी तो बहुत ज्यादा अर्निंग होती है, पहले 2 साल खूब अर्निंग हो गई, फिर 1 साल डाउनफॉल हो गया, 3 साल तक डाउनफॉल ही चल रहा है, फिर चौथे 5वें 6ठे साल में जाकर, मतलब आगे के सालों में जाकर फिर से रेंज हाई जा रही है। कभी 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 2 लाख का लॉस हो रहा है, कभी 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा तो अर्निंग नहीं है तुम्हारी। अर्निंग की स्टेबिलिटी क्या है? क्योंकि भाई तुम अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड दोगे, कभी तुम बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो, कभी तुम डिविडेंड दे नहीं रहे हो, और कभी बहुत ही कम दे रहे हो। तो शेयर होल्डर का जो माइंड है ना, वो परेशान हो जाता है। भाई पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है, जाता हुआ बहुत बुरा लगता है कि एक बार तो 50,000 का डिविडेंड मिल गया और एक बार से 5,000 का। तो भाई उसका ना साइकोलॉजिकली वो परेशान हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पहले से ही। तो अगर अर्निंग स्टेबल लगती है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो स्टेबल अर्निंग है, तो हायर डिविडेंड रखो, हायर डिविडेंड देते रहो। बट अगर आपको खुद को लगता है ना कि यार नहीं स्टेबल अर्निंग नहीं है हमारी, अनस्टेबल ये फिलहाल, तो उस टाइम पर स्मॉलर डिविडेंड ही दो, ज्यादा उनके एक्सपेक्टेशंस को हाई मत करो। ठीक, उसके बाद ये स्टेबिलिटी डिविडेंड में भी आपको रखनी है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके की पॉलिसी इस्तेमाल करती है डिविडेंड की। तो आपकी पॉलिसी क्या है? क्या आप एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यूज करते हो? अब स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि एक ही अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे किया जा रहा है, सेम भी पे कर सकते हो कि ठीक है आपने पर शेयर फिक्स कर दिया 2 रुपए। और कई बार क्या होता है, कुछ ग्रोथ रेट सेट कर देते हैं कि हर साल हम लोग 2% का ग्रोथ रेट शो करेंगे, कि आज आपको जितना मिल रहा है नेक्स्ट ईयर 2% उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। एक हमने ग्रोथ रेट सेट कर दिया है। तो आप किस हिसाब से डिविडेंड देना चाहते हो?
तो अगर कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पर फिक्स करती है तो डिविडेंड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। स्मॉल फ्लक्चुएशन भी अगर अर्निंग में हो रही है तो हमने डिविडेंड को नहीं बदलेंगे। टेम्परेरी अगर एकदम से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो भी हम डिविडेंड चेंज नहीं करेंगे, हम उतना ही डिविडेंड आपको पे करते रहेंगे, चाहे हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ रहा है थोड़ा सा घट रहा है, आपके डिविडेंड पे उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक, चलो शाबाश। अब आते हैं बच्चे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है? हमें धूम धड़ाका करने का मौका मिलने वाला है, हम धमाल मचाने वाले हैं मार्केट में। अब मार्केट में धमाल मचाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब अगर मैं दिलदार होकर अपना सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर पे लुटा दूंगी तो कल को मुझे मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए जो पैसों की जरूरत होगी वो मैं पैसा कहां से लेकर आऊंगी? फिर मैं किसी तीसरे बंदे से पैसा मांगूंगी? नहीं नहीं ना, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा वहां से। तो अगर मुझे दिख रहा है कि यार इन फ्यूचर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने यहाँ पर डिविडेंड कम डिक्लेयर करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे कल को पैसा चाहिए। ठीक है, तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो ऐसे में कंपनी पैसा बचा कर रखती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में या तो वो डिविडेंड कम देते हैं या डिविडेंड देते ही नहीं है। ठीक है, और आपको वाइस वर्सा वाली सिचुएशन भी लिख कर आनी है कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो लार्जर अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन। ये एक ऐसा पॉइंट है आपको हर जगह दिखेगा, हर जगह चेप देना इसे। कैश फ्लो पोजीशन हर जगह चेप देना, तुम्हें हर जगह दिखेगा। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हर जगह दिखेंगे। अब कैश फ्लो पोजीशन क्या है भाई? देखो, कैश फ्लो पोजीशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम डिविडेंड दे रहे हो तो डिविडेंड का मतलब है जेब से पैसा जाएगा। जेब से पैसा जाएगा तो पहले तुम देखो ना तुम्हारे जेब की सिचुएशन क्या है, तुम्हारे जेब का पैसा इनफ है या इनफ नहीं है, कितना पैसा तुम्हारी जेब से जा रहा है और कितना पैसा तुम्हारी जेब में आ रहा है, पहले ये चेक कर लो। तो एडिक्वेट कैश जो है वो जरूरत होती है उसकी डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। तो पहले आपको ये देखना है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना इंटरेस्ट दे पा रहे हो, आपके पास इतना पैसा है कि कल को आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, आपके पास इतना है ना कि सेफ्टी मार्जिन भी एक मेंटेन करना है। थोड़ी कि बिल्कुल ही चलो पैसा है सब लुटा दो, नहीं, एक सेफ्टी मार्जिन मेंटेन करना है। तो उसके बाद तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन क्या है पहले वो चेक करो। और अगर अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है तो भाई खुश रखो अपने शेयर होल्डर को, अच्छा खासा डिविडेंड दो। बट अगर सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है तो डिविडेंड कम पे करो। ठीक, चलो उसके बाद बात करते हैं शेयर होल्डर के प्रेफरेंस की। कई बार ना हम अपने बेचारे जो हमारे शेयर होल्डर जी है उनको भी ध्यान में रखते हैं, उनको भी हम लोग कहते हैं कि नमस्कार जी बताइए आपको किस तरीके का डिविडेंड चाहिए। तो उसमें एक बंदा है कि यार देखो मेरी तो रिटायरमेंट हो चुकी है, अब मुझे ये चाहिए कि यार एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मुझे मिलता रहे और मैं खुश रहूंगा, मेरा जो जितना भी खर्चा है वो निकलता रहेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे काम आ जाएगी। हमने कहा ठीक है, हम आपके प्रेफरेंस का बिल्कुल सम्मान करते हैं। तो ऐसे में अगर हम शेयर होल्डर के प्रेफरेंस को कंसिडर करते हैं तो अगर कोई शेयर होल्डर कहता है कि भाई उसको तो रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके हिसाब से ही हम उसका डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, हम उसकी रेगुलर इनकम के हिसाब से उसका डिविडेंड उसको देते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर कहा कि ठीक है यार आप ही के हिसाब से हम लोग यहाँ काम करेंगे। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, कैसा टैक्स भरना होता है हमें। तो कंपनी को ना बेटा टैक्स तो पे करना होता है डिविडेंड जो भी डिक्लेयर किया जाता है उसके ऊपर। अब अगर डिविडेंड के ऊपर पे किया जाने वाला टैक्स ज्यादा है तो हम क्यों डिविडेंड ज्यादा देंगे, हम तो डिविडेंड ऐसे में कम देंगे, है ना। बट अगर वही टैक्स रेट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम ज्यादा डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, तो डिविडेंड टैक्स जो है अगर उसका रेट ज्यादा है तो कम डिविडेंड दे देना, और अगर वो टैक्स रेट कम है तो ज्यादा डिविडेंड दे देना। इनवर्स रिलेशनशिप ये भी लिख लोगे तो अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाओगे। उसके बाद स्टॉक मार्केट रिएक्शन। जो स्टॉक मार्केट में जो तो खिलाड़ी बैठे होते हैं ना, इनकी बहुत पैनी नजर होती है कंपनीज के ऊपर। क्या होता है कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है तो मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज की तरफ फैल जाता है। पॉजिटिव न्यूज, अरे ये तो बहुत तगड़ी कंपनी है, अपने शेयर होल्डर को बढ़िया वाला डिविडेंड देती है, यहीं पर जाकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। डिमांड बढ़ गई उस कंपनी की मार्केट में, और जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसका क्या होता है, उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, और उस कंपनी के क्या होंगे फिर मार्केट प्राइस जो उसकी शेयर्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि पॉजिटिविटी की तरह गया। तो ये आपने खेल खेला है मार्केट में, आपको ये काम करना था तो ये आपने ट्रिक लगाई। तो आपको कैसा स्टॉक मार्केट का रिएक्शन चाहिए आप उस हिसाब से गेम खेल रहे हो डिविडेंड को लेकर। तो बेटा अगर आप डिविडेंड रेगुलरली इंक्रीज करते हो ना तो मार्केट में आपको इसका पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है शेयर प्राइस में। बट अगर लगातार आप अपना डिविडेंड कम पे करो तो लोग कहेंगे कि अरे कैसी कंपनी है, बता डिविडेंड ही नहीं देती है, लगातार डिविडेंड कम करे जा रही है, चाह इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
और ये नेगेटिव रिएक्ट हुई मार्केट आपके लिए, और ऐसे में जिस चीज की डिमांड कम हो जाए उसकी प्राइस कम हो जाती है, शेयर प्राइस कम होने लगेंगे। तो यहाँ आप खेल नहीं पाए। तो जो कंपनीज डिविडेंड ज्यादा ही कम करती चली जाएंगी तो स्टॉक मार्केट का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और स्टॉक प्राइसेस जो है वहां पर वो कम होने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या, आप ऐसा मान सकते हो कि कैपिटल मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां जाके आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, बट हर कोई उस बाजार में घुसकर पैसा कभी भी लेकर आ जाए ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ। क्रेडिट वर्दी कंपनीज, रेप्यूटेड कंपनीज ऐसी होती है जिनके लिए उस कैपिटल मार्केट के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी ऐसी है कि आप अच्छी खासी नामी गिरामी कंपनी हो, रेप्यूटेड कंपनी हो और आपको बहुत आसानी से कैपिटल मार्केट में पैसा मिल जाता है, तो तुम अपने पैसे को अपने डिविडेंड शेयर मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स है आप उनको दे दो, कोई बात नहीं, डिविडेंड ज्यादा पे कर दो, आप ही का नाम अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप जो है रिटेन अर्निंग कम करोगे और ज्यादा डिविडेंड पे कर दोगे। बट वहीं पे अगर आपको एक स्मॉल कंपनी हो, एक नई कंपनी हो, आपको पता है कि कैपिटल मार्केट आपको सीधे मुंह जवाब नहीं देती, आपको वहां पे पैसा नहीं मिलता, तो आप अपने खुद के पैसे के ऊपर ज्यादा विश्वास रखोगे, तो ऐसे में आप कम डिविडेंड पे करोगे और यहाँ पर पैसे को रिटेन करना ज्यादा सही समझोगे। ठीक, उसके बाद लीगल कंस्ट्रेंट। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर कुछ लीगल बाउंडेशंस भी आ जाती हैं, कुछ हमारे ऊपर ऐसी चीजें आती हैं लॉ के हिसाब से जो हमें माननी पड़ती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 हमारे ऊपर कुछ बाउंडेशंस बनाता है कि हमें कुछ प्रोविजंस बनाने होते हैं, हमें कुछ रिजर्व्स बनाने होते हैं प्रॉफिट में से ही। अब जब तुमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उठाकर साइड में रखना ही है, ये तुम्हारे ऊपर कंपलसरी है कि वो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास डिविडेंड बांटने के लिए जो प्रॉफिट बचेगा वो कम ही बचेगा ना। तो ये भी एक सिचुएशन है जो ये बताएगी कि कितना डिविडेंड बांटा जाएगा। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कई बार हम सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कंपनी को कुछ कुछ रिजर्व्स बनाकर रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर से डिक्लेरेशन कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है। कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट के भी कंस्ट्रेंट होते हैं, हम किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं, हमने ऑलरेडी किसी से लोन ले रखा है, अब उन्होंने एक क्लॉज डाला हुआ था उसके अंदर कि जब तक आप हमारा पैसा नहीं चुकाओगे तब तक आप इतने से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। भाई अपने प्रॉफिट के 40% से ज्यादा आप कभी डिविडेंड नहीं दे पाओगे जब तक आप हमारा पैसा वापस नहीं कर देते। तो जब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट में हम बंधे हुए हैं तब तक हमें उसी के अनुसार डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो कई बार जो लेंडर है वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है डिविडेंड की पेमेंट पे अपना लोन देते टाइम, तो कंपनी को उस टाइम पे डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम वो बातें ध्यान में रखनी है और वो नहीं तोड़ सकता लोन के एग्रीमेंट के टर्म्स को। ठीक है बच्चे, तो ये सारे पॉइंट्स किस चीज के थे, ये सारे पॉइंट्स थे डिविडेंड डिसीजन के। तो हमने तीनों फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए।